हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षी's विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 6 वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। This chapter tells the story of crafts and industries of India during British rule by focusing on two industries, namely textiles and iron and steel. तो चैप्टर के अंदर हम देखने वाले हैं कि ब्रिटिश रूल के दौरान जो क्राफ्ट्स और इंडस्ट्रीज थी हमारी इंडिया की, उनके साथ क्या हुआ और क्या प्रभाव पड़ा ब्रिटिश रूल का उनके ऊपर। स्पेशली हम देखने वाले हैं टेक्सटाइल एंड आयरन स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में। बोथ दीज इंडस्ट्रीज वर क्रूशियल फॉर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन मॉडर्न वर्ल्ड। Mechanized production of cotton textiles made Britain foremost industrial nation in the 19th century। तो अगर बात की जाए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन का मतलब हो गया क्रांति जो आई थी ना मॉडर्न वर्ल्ड में, उसमें इन दोनों इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा हाथ था, बहुत इंपॉर्टेंट थी, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इन्होंने। मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन होने लग गया था किसके अंदर? कॉटन टेक्सटाइल्स के अंदर, जिसने ब्रिटेन को सबसे ऊपरी और सबसे पहला नेशन बनाया था जिसके अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी 19th सेंचुरी में। जहां लोग हाथ से काम कर रहे थे इंडिया में, वहीं ब्रिटेन के अंदर 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुकी थी। And when its iron and steel industry started growing from the 1850s, Britain came to be known as the workshop of the world। और तो और 1850s आते आते ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्री एक और खुल गई, कौन सी? आयरन और स्टील की। और फिर इसके बाद जब टेक्सटाइल भी यहाँ पर बढ़ रहा है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज भी ग्रो कर रही हैं, तो ब्रिटेन को कहा जाने लगा वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड। समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है, वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड। The industrialization of Britain had a close connection with the conquest and colonization of India. You have seen chapter 2 how English East India Company's interest in trade led to occupation of territory and how the pattern of trade changed over the decades। जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन के अंदर आया था उसका पूरा कनेक्शन किससे है? जो कि इंडिया को कॉलोनी बनाया गया और कैसे इंडिया पे कब्जा किया गया। हमने चैप्टर 2 में देखा था कि कैसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंटरेस्टेड हुई ट्रेड करने में, किसके साथ? इंडिया के साथ। और धीरे धीरे जो उसका ट्रेड करने का जो तरीका था वो चेंज होता गया और ट्रेड करने जो कंपनी आई थी वो टेरिटरीज पे कब्जा करने लग गई। इन द लेट 18th century the company was buying goods in India and exporting them to England and Europe, making profit through the sale। लेट 18th सेंचुरी की बात की जाए तो कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ब्रिटेन की, वो क्या करती थी कि गुड्स खरीदती थी, सामान को खरीदती थी और फिर इंग्लैंड और यूरोप में भेजा करती थी, ठीक है। और बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता था क्योंकि सस्ते दाम पे इंडिया से सामान खरीदती थी और महंगे दाम पे यूरोप में बेचा करती थी। With the growth of industrial production, British industrialists began to see India as a vast market for their industrial products, and over time, manufactured goods from Britain began flooding India। और जैसे ही एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होने लग गया ब्रिटेन के अंदर, तो क्योंकि पॉपुलेशन अच्छी खासी थी और इंडिया में लोग भी ऐसे थे जो खरीद सकते थे गुड्स को, मतलब कि पैसे वाले थे, तो ब्रिटिश जो लोग थे इनको लगा कि काफ़ी बड़ा मार्केट होगा इंडिया हमारे लिए, और ऐसा ही साबित भी हुआ। जो ब्रिटेन की गुड्स थी वो बहने लग गई, जैसे बाढ़ आ गई उस तरीके से हर तरफ इंडिया में ब्रिटिश की गुड्स देखने को मिलती थी। How did this affect Indian crafts and industries? This is the question we will explore in this chapter। तो जब ब्रिटिश की इंडस्ट्रियल जो गुड्स हैं वो पूरी तरीके से इंडियन मार्केट को टेक ओवर कर लेंगी, तो जो हमारे बेचारे गरीब क्राफ्ट पर्सन है, इंडियन क्राफ्ट पर्सन है, और जो हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज हैं, इनका क्या होगा, इन पे क्या प्रभाव पड़ा, ये सारी चीज़ के जवाब आपको इस चैप्टर में मिल जाएंगे। आइए यहाँ से चैप्टर की स्टार्ट करते हैं। अभी तक मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था कि हम क्या पढ़ने वाले हैं और क्या जानने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। इंडियन टेक्सटाइल्स एंड द वर्ल्ड मार्केट। लेट अस फर्स्ट लुक एट द टेक्सटाइल प्रोडक्शन। तो एक बार टेक्सटाइल के प्रोडक्शन के ऊपर एक नज़र डालते हैं।
Around 1750, before the British conquered Bengal, India was by far the world's largest producer of cotton textiles. तो लगभग 1750 की बात है। ये कब की बात है? जब तक ब्रिटिशर्स ने बंगाल पे कब्जा नहीं किया था, उससे पहले इंडिया कॉटन प्रोड्यूसर की बात अगर आती थी, कॉटन प्रोडक्शन की बात आती थी, तो वर्ल्ड में सबसे बड़ा था। Indian textiles had long been renowned both for their fine quality and exquisite craftsmanship. They were extensively traded in Southeast Asia, Java, Sumatra, and Penang, and West and Central Asia. तो कॉटन जो था ना इंडिया का, वो किस लिए जाना जाता था? क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी और जिस तरीके की कारीगरी की जाती थी उसका पूरे वर्ल्ड में चर्चा था। सबसे ज़्यादा जो ट्रेड होती थी वह कहाँ कहाँ होती थी? जावा में, सुमात्रा में, पेनांग में और वेस्ट और सेंट्रल एशिया के कंट्रीज में। From 16th century, European trading companies began buying Indian textiles for sale in Europe. 16th सेंचुरी आते आते जो यूरोप की कंपनीज थी वो भारत आने लगी, भारत से सामान खरीदने लगी और जाके यूरोप बेचती थी और प्रॉफिट कमाती थी। Memories of this flourishing trade and craftsmanship of Indian weavers is preserved in many words still current in English and other languages. It is interesting to trace the origin of such words and see what they tell us. तो अभी भी जो उस टाइम की मेमोरीज हैं कि जो इंडियन वीवर्स का जो काम था, कारीगरी थी, कितनी मशहूर थी ना वर्ल्ड में, वो आज भी बहुत सारे शब्दों में उसकी व्याख्या की गई है और इंग्लिश लैंग्वेज में भी है और बहुत सारे अदर लैंग्वेजेस में भी की गई है। उस इन वर्ड्स का जो ओरिजिन है जिसमें तारीफ की गई है वो तो नहीं पता, लेकिन वो वर्ड्स क्या बताते हैं ये हम ज़रूर देखेंगे। उससे पहले देखेंगे फिगर 2, पटोला वीव, मिड 19th सेंचुरी। तो ये जो वीव करने का तरीका है इसको पटोला कहते हैं। पटोला असल में क्या है? पटोला वॉज अ वीवन इन सूरत, अहमदाबाद एंड पाटन। तो ये कहाँ पर बनाया जाता है? सूरत, अहमदाबाद एंड पाटन, गुजरात की सिटीज़ हैं। हाईली वैल्यूड इन इंडोनेशिया, सबसे ज़्यादा इसकी जो डिमांड है और वैल्यू की जाती है इसकी इंडोनेशिया में की जाती थी। इट बिकेम पार्ट ऑफ द लोकल वीविंग ट्रेडिशन हियर। तो फिर धीरे धीरे ये क्या बन गया? लोकल जो वीविंग का काम करते थे उनका ट्रेडिशन बन गया। अब उन वर्ड्स की बात कर लेते हैं जिनके बारे में मैं अभी आपको बता रही थी। वर्ड्स टेल अस हिस्ट्रीज। European traders first encountered fine cotton cloth from India carried by Arab merchants in Mosul in present-day Iraq. तो ये जो यूरोप के व्यापारी थे ना, जो बिजनेसमैन थे या जो भी कह लो ट्रेडर्स थे ना, इनको सबसे पहले जो हमारे इंडिया का एक फाइन कॉटन का कपड़ा था ना, इसकी जानकारी कैसे मिली? अरब मर्चेंट्स के द्वारा मिली, अरब के व्यापारियों के द्वारा मिली। कहाँ पर? मौसूल नाम की जगह में, जो इस टाइम पे इराक के अंदर होती है। ठीक है। सो दे बिकेन रिफरिंग टू ऑल फाइनली वुमेन टेक्सटाइल एज मुस्लिन। मसलिन सुना होगा, मसलिन का कपड़ा, मुस्लिन का कपड़ा। तो वही धीरे धीरे वो लोग क्या कहने लग गए कि जो भी टेक्सटाइल का कपड़ा थोड़ा फाइन होता है, क्वालिटी में अच्छा होता है, उसको उसने नाम दे दिया क्या? मुस्लिन। अ वर्ड दैट एक्वायर्ड वाइड करेंसी। When the Portuguese first came to India in search of spices, they landed in Calicut on the Kerala coast in southwest India. जब पोर्चुगीज पहली बार इंडिया में आए थे मसालों की खोज में, तो सबसे पहले वो कालीकत आके रुके थे, जो कि कहाँ पर है? केरला में है, साउथ वेस्ट कोस्ट पे आके रुके थे। द कॉटन टेक्सटाइल्स विच दे टुक बैक टू यूरोप along with the spices came to be called कालिको, derived from कालीकत। तो जो कॉटन टेक्सटाइल मतलब उनके साथ जो वो लेके गए अपने मसालों के साथ भी पोर्चुगीज, उनको उन्होंने नाम क्या दिया? कालिको। कालिको नाम कहाँ से आए? कालीकत से आए। ठीक है, कालीकत जगह है केरला में। एंड सब्सिक्वेंटली कालिको बिकेम द जनरल नेम फॉर ऑल कॉटन टेक्सटाइल्स। तो धीरे धीरे कॉटन टेक्सटाइल्स के लिए, सभी कॉटन टेक्सटाइल्स के लिए कालिको एक नाम बन गया, कॉमन जनरल नाम बन गया। There are many other words which point to the popularity of Indian textiles in Western market.
धीरे धीरे क्या हुआ कि जो भारत का कॉटन था, इंडिया का हमारा कॉटन था जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, धीरे धीरे ये बात ना फैल गई पूरे वेस्टर्न मार्केट में, वेस्टर्न वर्ल्ड में, कि इंडिया में इतनी अच्छी क्वालिटी का कॉटन मिलता है। इन फिगर 3 you can see a page of an order book that the English East India Company sent to its representative in Calcutta in 1730। तो मैं आपको एक बुक का पेज दिखाऊंगी अभी फिगर 3 में। ये किसका पेज है? तो ये एक ऑर्डर बुक का पेज है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो कि उसने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि कलकत्ता में रहते थे उनको भेजी थी 1730 में। देखो कलकत्ता ही बोलेंगे, कोलकाता नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभी तक कोलकाता नाम नहीं हुआ है, कलकत्ता ही बोलेंगे हिंदी में, एंड इन इंग्लिश इट इज कलकत्ता। जब मैं बात करूंगी प्रेजेंट की तो मैं कोलकाता बोलूंगी, अभी हम पुरानी बात कर रहे हैं, हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो फिर कलकत्ता ही लिखा जाएगा, कलकत्ता ही बोला जाएगा। ओके, द ऑर्डर दैट ईयर वॉज फॉर, तो ये जो ऑर्डर दिया गया था वो लगभग 5,89,000 पीसेस ऑफ क्लॉथ्स के लिए दिया गया था। बाप रे। ब्राउजिंग थ्रू द ऑर्डर बुक यू वुड हैव सीन अ लिस्ट ऑफ 98 वेराइटीज ऑफ कॉटन एंड सिल्क क्लोथ्स। आप समझ रहे हो, लगभग 6 लाख, राउंड ऑफ कर लो, लगभग 6 लाख पीसेस ऑफ क्लोथ, और जिनके अंदर भी 98 वेराइटीज थी कॉटन और सिल्क क्लोथ की, 98 वेराइटीज। These were known by their common name in European trade as pieces good, usually woven cloth piece that were 20 yards long and 1 yard wide। तो ये देखिए, ये वो पेज है, पेज 3, अ पेज फ्रॉम एन ऑर्डर बुक ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी 1730। इसमें लिखा हुआ है, मतलब उन्होंने जैसे जैसे जो भी मंगाया होगा ना कपड़ा, उसके हिसाब से लिखा है। नोटिस हाउ ईच आइटम इन द ऑर्डर बुक वॉज केयरफुली प्राइस्ड इन लंदन। These orders had to be placed 2 years in advance because this was the time required to send orders to India, get specified clothes woven and shipped to Britain. Once the cloth pieces arrived in London, they were put up for auction and sold। तो लगभग 2 साल पहले पूरा डिमांड किया जाता था, तब जाके फिर तरीके से वहां पहुंचता था। तो ये देखिए वहीं उस बुक का, ऑर्डर बुक का ये पेज है। Now look at the names of different varieties of cloth in the book। कितनी different variety के कपड़ों का जिक्र किया गया इस किताब में। Amongst the pieces ordered in bulk were printed cotton clothes called chint, कोसासेस and बंदना। तो ये कुछ कपड़ों की वेराइटीज हैं जिनके सबसे ज्यादा ऑर्डर्स दिए जाते थे। डू यू नो वेयर द इंग्लिश टर्म चिंट्स कम फ्रॉम? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द हिंदी वर्ड छिंट, छींट, अ क्लॉथ विद स्मॉल एंड कलरफुल फ्लोरी डिजाइंस। तो हम नहीं बोलते ये छींटदार प्रिंट है या छींट है, तो वहीं से इंग्लिश लोग क्या बोलते थे, इसे छिंट्स। वो बोल नहीं पाते हैं ना एकदम प्रॉपर हिंदी, इसीलिए। देन इसके बाद क्या हुआ, फ्रॉम द 1680s देयर स्टार्टेड अ क्रेज फॉर प्रिंटेड इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स इन इंग्लैंड एंड यूरोप, मेनली फॉर देयर एक्विसाइट फ्लोरल डिजाइन, फाइन टेक्सचर एंड रिलेटिव चीपनेस। धीरे धीरे क्या हुआ 1680s में कि लोगों के बीच में डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई इंडियन टेक्सटाइल्स को लेके, इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स को लेके। क्यों बढ़ गई डिमांड? क्योंकि बहुत सुंदर फ्लोरल डिज़ाइन होती थी। फ्लोरल डिज़ाइन समझते हो, फूल पत्तियों वाली, और टेक्सचर काफ़ी प्यारा होता था, क्वालिटी अच्छी होती थी, और इस सब के होने के बावजूद भी सस्ता होता था। Rich people of England, including the Queen herself, wore clothes of Indian fabric। देख रहे हो कि रिच पीपल तो ठीक है, लेकिन वहां की जो महारानी है वो भी इंडियन फैब्रिक को पहनती थी। Similarly, the word bandana now refers to any bright colored and printed scarf for the neck or head। बंदाना क्या होता है कि कोई भी कपड़ा जिसे तुम सिर पे बांधो या स्कार्फ की तरह यूज करो गले में। Originally the term derived from the word बंधना, ठीक है, हिंदी फॉर टाइपिंग, एंड रिफर टू अ वेराइटी ऑफ ब्राइटली कलर्ड क्लॉथ प्रोड्यूस थ्रू अ मेथड ऑफ टाइंग एंड डाइंग। समझ गए? बंधाना तो वो वैसे ही बोले, मतलब बांधना। हम नहीं करते टाई एंड डाइंग, आपने कभी स्कूल में किया होगा कि मतलब कोई कॉटन का कपड़ा लेते हैं,
फिर उसमें कुछ भी बांध देते हैं जगह जगह पे डिज़ाइन से, तो फिर उसको किसी कलर में डाई करते हैं। तो जिन जिन जगहों पे आपने कुछ बांधा था वहाँ पर वाइट कलर रह जाता है और बाकी सारे कपड़े पे कलर आ जाता है। तो इसी को कहते हैं टाइंग एंड डाइंग, मतलब बांधना और फिर रंगना। There were other clothes in the order book that were noted by their place of origin। मतलब और भी कुछ तरीके के क्लोथ्स थे ऑर्डर बुक में, जैसे कि कासिम बाजार, पाटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चारपुरे। The widespread use of such words shows how popular Indian textiles had become in different parts of the world। इस तरह के इंडियन नाम्स को देख के साफ जाहिर होता है कि इंडियन टेक्सटाइल्स कितनी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी थी पूरे वर्ल्ड में। फिगर 5 के अंदर देखिए, प्रिंटेड डिज़ाइन ऑन फाइन क्लोथ, इसे बोलते हैं छींट, प्रोड्यूस्ड इन मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश मिड 19th सेंचुरी। देखिए कितनी शानदार कारीगरी है ये, और इसे छींट का वर्क कहते हैं, जो कि मसूलीपट्टनम जगह है एक आंध्र प्रदेश में, वहां पर ये बनाए गए डिज़ाइन की गई है। ये एग्जाम्पल है किसका, छींट प्रोड्यूस्ड फॉर एक्सपोर्ट टू ईरान एंड यूरोप। इस तरह के कपड़े का एक्सपोर्ट कहाँ किया जा रहा है, ईरान और यूरोप में भेजा जाता था उस टाइम पे। नाउ फिगर 6 में देखिए, ये है बंदना डिजाइन अर्ली 20th सेंचुरी की। नोटिस द लाइन दैट रन्स थ्रू द मिडल, डू यू नो व्हाई? इन दिस ओढ़नी, two tie and dye silk pieces are sewn together with gold thread embroidery। बंदना पैटर्न्स वर मोस्टली प्रोड्यूस इन राजस्थान एंड गुजरात। तो बंदना पैटर्न्स या की जो कपड़े होते हैं वो कहाँ पर ज़्यादातर डिज़ाइन किए जाते हैं, राजस्थान और गुजरात में। ये जो आपको बीच में लाइन दिख रही है, ये किसकी लाइन है, तो ये दो कपड़े हैं अलग अलग जिनको जोड़ा गया है एक सोने के धागे से, गोल्ड थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी करके। इंडियन टेक्सटाइल्स इन यूरोपियन मार्केट्स। तो 18th सेंचुरी आते आते क्या हो गया, इंडियन टेक्सटाइल्स की बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो चुकी थी। कहाँ पर, बाहर वेस्टर्न वर्ल्ड में, स्पेशली इंग्लैंड में। तो जो वुल और सिल्क का काम करते थे ना इंग्लैंड में, उन लोगों ने क्या किया, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। भाई देखो बुरा तो लगेगा, कभी कभी ऐसा भी तो होता है, आपने देखा होगा कि इंडिया में भी प्रोटेस्ट होते हैं चाइना के गुड्स को लेके, क्योंकि उससे जो नेटिव लोग होते हैं ना, जो हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, उनका लॉस होता है। तो सेम कंडीशन उस यहाँ पर 18th सेंचुरी में हो रही थी कि वो लोग, उनका कुछ भी आइटम नहीं बिक रहा था और जो इंडियन टेक्सटाइल है वो आगे बढ़ रहा था। In 1720, the British government enacted a legalization banning the use of printed cotton textile cheat in England। Interestingly, this act was known as Calico Act। तो ये सब प्रोटेस्ट देखते हुए 1720 में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, एक एक्ट लेके आए और ये कह दिया कि हम बैन कर रहे हैं किसका, प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल्स है ना, जो छींट वर्क जिसके बारे में हमने पढ़ा था, छिंज, उसको हम बैन कर रहे हैं इंग्लैंड में। और इस एक्ट का नाम दिया गया कालीको एक्ट। At this time, textile industries had just begun to develop in England, unable to compete with Indian textiles. English producers wanted a secure market within the country by preventing the entry of Indian textile। इस टाइम तक जो इंडस्ट्रीज थी ना, वो पूरी तरीके से इंग्लैंड में डेवलप नहीं हुई थी, तो जो इंडियन मार्केट के सामने कोई औकात नहीं थी उस टाइम पे इंग्लिश फैक्ट्रीज की। तो इसलिए ये लोग क्या चाहते थे कि बैन हो जाए तो हमारी मोनोपोली रहे, मतलब हमें एक सिक्योर मार्केट मिल जाए। अब इंडियन गुड्स आ जाती थी तो इनका कोई सामान खरीदता ही नहीं था, ठीक है। द फर्स्ट टू ग्रो अंडर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन वॉज द कालीको प्रिंटिंग इंडस्ट्री। जो सबसे पहले एक इंडस्ट्री खुली गवर्नमेंट प्रोटेक्शन के अंदर, वो था कालीको प्रिंटिंग इंडस्ट्री। इंडियन डिजाइन्स वर नाउ imitated and printed in England on white muslin or plain unbleached Indian cloth। अब हमारी डिजाइन्स को कॉपी करा गया और प्रिंट किया गया कहाँ, इंग्लैंड में। किस पे, एक सफेद मुस्लिन क्लोथ पे जो अनब्लीच्ड रहता था, और कपड़ा भी किसका रहता था, हमारा भारतीय कपड़ा, इंडियन क्लोथ रहता था। Competition with Indian textiles also led to search for technological innovations in England। ये इंग्लैंड वाले इतना डर गए थे ना इंडियन टेक्सटाइल से, कॉम्पीट ही नहीं कर पा रहे थे कि ये नए नए इनोवेशन करने लगे, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस करने लगे कि कैसे भी करके हम कुछ ऐसा डेवलप कर लें कि इंडिया को हम पीछे छोड़ दें।
In 1764, the spinning jenny was invented by John Kay, which increased the productivity of traditional spindles. और यही सब इनकी जो इनोवेशन करने का जो मन था कि कुछ खोज ले हम, 1764 में एक इन्वेंशन हुआ स्पिनिंग जेनी का बाय जॉन के, और इससे जो प्रोडक्टिविटी थी जो नॉर्मल ट्रेडिशनल स्पिंडल करता था उससे काफ़ी ज़्यादा हो गई. द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन बाय रिचर्ड आर्कराइट इन 1786 revolutionized cotton textile weaving. Cloth could now be woven in immense quality and cheaply too. और एक और चीज का आविष्कार हो गया, काहे का? स्टीम इंजन का 1786 में. तो इसने क्या किया? ट्रांसपोर्टेशन को आसान बना दिया, तो चीजें सस्ती भी हो गई. However, Indian textiles continued to dominate world trade till the 18th century. लेकिन इसके बावजूद भी 18th सेंचुरी तक जो इंडियन टेक्सटाइल्स था ना, उसने पूरी दुनिया पे कब्जा कर रखा था. यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज डच, फ्रेंच, इंग्लिश मेड enormous profit out of this flourishing trade. These companies purchased cotton and silk textiles in India by importing silver. ये जो यूरोप की कंपनीज थी, सिर्फ ब्रिटिश थोड़ी ना थी, डच थी, फ्रेंच थी, है ना. तो ये जितनी भी थी, इन्होंने ना बहुत सारा क्या किया? प्रॉफिट कमाया. कैसे प्रॉफिट कमाया? ये लोग हमारे यहाँ से, हमारे भारत से कॉटन और सिल्क खरीदते थे, महंगे महंगे दामों में अपने यहाँ ले जाके यूरोप में बेच दिया करते थे. तो इस तरीके से ये अपने यहाँ का सिल्वर हमें देते थे और हमसे कपड़ा यूरोप ले जाते थे. बट एज यू नो इन चैप्टर 2, व्हेन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गेन्ड पॉलिटिकल पावर इन बंगाल, इट नो लॉन्गर हैड टू इम्पोर्ट प्रीशियस मेटल टू बाय इंडियन गुड्स. लेकिन चैप्टर 2 में हमने देखा था कि जैसे ही इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में पावर आ जाती है, तो जो सिल्वर कॉइन्स ये दे के हमसे कपड़ा खरीदते थे, ये चीज़ बंद हो जाती है. ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके पास पावर आ जाती है रेवेन्यू कलेक्शन की, कि ये जमींदार और किसानों से रेवेन्यू ले सकते हैं. तो अब इन पे इनफ पैसा रहता है कि उसी पैसे से ये क्या कर सके? कपड़ा खरीद सकें. तो हमारे ही रेवेन्यू से हमारा ही कपड़ा खरीद के अपने यूरोप ले जाते थे. कम से कम पहले जब इनके पास रेवेन्यू अधिकार नहीं थे, तो क्या होता था कि इनकी कंट्री का जो पैसा है, सिल्वर हो या कोई भी कॉइन हो, वो इंडिया में आता था, तो इंडिया की इकोनॉमी बढ़ती थी. लेकिन अब क्या हो गया? इनको दीवानी राइट्स मिल गए, रेवेन्यू राइट्स मिल गए, तो वो भी सिस्टम खत्म हो गया. अब ये हमारा ही पैसा हम ही को देकर हमारा ही कपड़ा अपने यूरोप ले जाते थे. तो ऐसे इनने कर करके, थोड़ा थोड़ा कर करके ना, ऐसे हमें निचोड़ा है, मतलब पूरी तरीके से इंडिया को बर्बाद किया है, ऐसे धीरे धीरे करके. स्पिनिंग जाने की बात आई थी, तो एक नज़र देख लो. जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता, अ मशीन बाय व्हिच अ सिंगल वर्कर कुड ऑपरेट सेवरल स्पिंडल्स ऑन टू विच थ्रेड वाज स्पन. व्हेन द व्हील वाज टर्न्ड, ऑल द स्पिंडल्स रोटेटेड. आपने देखा होगा, मतलब जहाँ धागे वगैरह बनते हैं, ऐसे गोल गोल सा चक्कर सा होता है. तो स्पिनिंग जेनी से क्या होता है ना, एक साथ बहुत सारे ऐसे गोल गोल से जो धागे बनाने वाले चक्कर होते हैं ना, वो चल जाते हैं. तो एक आदमी का काम आसानी से हो जाता है, वो भी कम टाइम में, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है. फिगर 7 में देखो, अ सी व्यू ऑफ द डच सेटलमेंट इन कोची 17th सेंचुरी. तो इस प्रकार का कोई व्यू होता था कोची में. कोची कहाँ है? केरला में. 17th सेंचुरी के सेटलमेंट का ये व्यू है. As European trade expanded, trading settlements were established at various ports. The Dutch settlements in Kochi came up in the 17th century. Notice the fortification around the settlement. देखिए ये पूरे फोर्टिफिकेशन इन लोगों ने समुद्र किनारे कर लिए हैं, क्योंकि जो है ट्रेड है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी. For the major centers of weaving in the late 18th century. तो लेट 18th सेंचुरी की बात की जाए, तो उस टाइम पे वीविंग सबसे ज़्यादा कहाँ होती थी? ये कपड़ों का काम सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता था, बुनाई वगैरह का? तो देखो, सिल्क का कहाँ किया जाता था? छींट का, चेक एंड स्ट्रिप्स का, और प्लेन वाइट का. तो चलो सिल्क के बारे में आप सभी बच्चों ने कभी ना कभी सुना होगा, नहीं तो अपनी मम्मी से सुन लेना. तो चलो सिल्क का देखते हैं. तो जहाँ जहाँ पर ट्राइंगल बना है, वहाँ सिल्क का काम होता था. जैसे कि बनारस में
मैं मार्क कर देती हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखिए, इस जगह पे क्या है, बनारस में सिल्क का काम हो रहा है। अगर बात करें आगरा की तो यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है, यहाँ पर कोई विशेष काम नहीं हो रहा। हाँ, सिरोंज में हो रहा है, लेकिन सिरोंज में छींट का काम हो रहा है, बुरहानपुर में भी छींट का काम हो रहा है। सूरत में देखिए, सूरत में प्लेन वाइट का भी काम हो रहा है और चेक और स्ट्रिप्स का भी काम हो रहा है। सूरत में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। पुलिकत, मद्रास, ये जो जगह देख रहे हैं ना, यहाँ सारी जगह में अलग अलग वीविंग के काम हो रहे हैं। और ये आपको बताया गया है कि स्टार बना होगा तो प्लेन वाइट कपड़े का काम हो रहा होगा, ट्रायंगल बना होगा तो सिल्क का काम हो रहा होगा। ठीक है। फिगर 8 वीविंग सेंटर्स, 1500 से लेके 1750 तक के वीविंग सेंटर्स हैं। If you look at the map, you will notice that textile production was concentrated in 4 regions in the early 19th century. अगर हम लोग ध्यान से मैप को देखें और आपने देखा होगा तो कि जो 4 रीजन में ज़्यादा टेक्सटाइल प्रोडक्शन देखने को मिलता है, जिसमें कि बंगाल सबसे इम्पोर्टेंट सेंटर है। Located along the numerous rivers in the delta, the production centers in Bengal could easily transport goods to distant places. अब बंगाल इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि वहाँ पर हो भी रहा है काम ज़्यादा, और दूसरी चीज़ ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि बंगाल के इर्द गिर्द बहुत सारी नदियाँ हैं, तो नदियों के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। डू नॉट फॉरगेट दैट इन अर्ली 19th century railways had not developed and roads were only just beginning to be laid on an extensive scale. तो याद रखिएगा कि अर्ली 19th सेंचुरी में रेलवे नहीं आया था, और जो सड़कें थी ना वो भी बहुत बड़े उस पे नहीं थी, अभी बड़े स्तर पे बनना बाकी था। डक्का इन ईस्टर्न बंगाल, जो कि अभी बांग्लादेश के अंदर आता है, was foremost textile center in 18th century. It was famous for its मलमल एंड जामदानी वीविंग। सुना है ना आपने मलमल का कपड़ा, वही मलमल एंड जामदानी वीविंग के लिए फेमस है डक्का, जो प्रेजेंट डे कहाँ आता है, बांग्लादेश के अंदर। इफ यू लुक एट द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इन द मैप, यू विल सी अ सेकंड क्लस्टर ऑफ कॉटन वीविंग सेंटर्स अलोंग दी कोरोमंडल कोस्ट। जो मैंने आपको मद्रास वगैरह दिखाए थे ना, उसको कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है। और मद्रास टू नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश में अगर सदर्न पार्ट की बात करी जाए तो हमें दिखता है। ऑन द वेस्टर्न कोस्ट देयर वर इम्पोर्टेंट वीविंग सेंटर इन गुजरात। और अगर वेस्टर्न की बात करी जाए तो गुजरात में देखने को मिलता है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है।